अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आज के शो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार पीजे मीर साहब। मीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाहिद रिन साहब हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, रिन साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रज़ा रूमी साहब हैं समंदर पार से, रज़ा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेरे ख्याल में नहीं जुड़े अभी तक क्योंकि बहुत दूर हैं तो जुड़ते हुए भी वक्त लगता है। मैं आज का हमारा जो टॉपिक है ऑफ कोर्स पॉलिटिकल तो है ही है। सुप्रीम कोर्ट के दो अहम पॉइंट्स जरा मुझसे अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। मीर साहब, एक तो सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की दरख्वास्त ने मुस्तरद करते हुए कहा कि लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट को इस हवाले से ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों पर 3 रोज़ में फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस को 7 में से 4 जजों ने मुस्तरद किया था। जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल साहब का ये फैसला है सर। और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स क्या हैं इंतखाबात के हवाले से? वो ये कहते हैं कि हालात साजगार हों तभी इंतखाबात हो सकते हैं। साथ में उन्होंने कहा कि हकाइक से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मीर साहब कमेंट्स क्या हैं सर आपके इस पे? जी, जजमेंट तो आपके सामने आ गई है सर। और ये जो कहना कि जी कोई इख्तलाफ करता है, बिल्कुल इख्तलाफ होता है। आपका 3-2 उधर भी था भुट्टो साहब के केस के अंदर भी सर। सो द क्वेश्चन इज कि इख्तलाफ होता है, लेकिन जो एक उनका ओपिनियन होता है जो इख्तलाफ में बैठते हैं, और जो जजमेंट होती है इस पर सारे साइन करते हैं। हाँ, अगर तो इन्होंने साइन नहीं किया दैट इज अनदर मैटर, लेकिन लीगली जो मेजॉरिटी डिसीजन है दैट इज ऑलवेज कैरीड फॉरवर्ड। सो नेचुरली उन्होंने बीच में एक कर दिया। हाँ जी, पार्लियामेंट इनको भी एक, मैं समझता हूँ एक लीनियंस एक एटीट्यूड दे दिया कि हाँ भाई ये भी तुम भी ठीक करो, अच्छी बात है। आई थिंक इट इज नाउ अप टू द पार्लियामेंट टू डिसाइड कि या तो ये फिक्स कर दें इन जजेस को, इनको they put the entire Supreme Court in a fix कि ये फंस जाए कहीं ना कहीं। So I think इसको भी आपने अवॉइड करना है और एक कॉमन कंसेंसस लेके आना है। इलेक्शंस होने, इसमें कोई शक नहीं है। आज नहीं, कल नहीं, परसों इलेक्शंस होने। नहीं मीर साहब एक पॉइंट है। मीर साहब का बड़े एहतराम के साथ कता कलामी की माफी चाहते हुए सर, हमारा इस वक्त जो फोकस है हम सब का वो ये है कि जब निगरान सेटअप आता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। हम उस 90 रोज की लड़ाई का फैसला कराने के लिए अदालतों में है सर। तो अब कंफ्यूजन क्या होनी चाहिए सर? इलेक्शन तो उससे इनकार नहीं है कि होंगे, बट अगर 90 दिन से आगे हो जाते हैं तो कितने दिन आगे होंगे, उसका लीगल इंपैक्ट क्या आएगा सर? प्रेसिडेंट क्या सेट होगा सर? अदनान, लीगल इंपैक्ट तो आ गया हुआ है ना, वायलेशन तो होगी है कॉन्स्टिट्यूशन की। इलेक्शन तो 15 अप्रैल को होने चाहिए, आपने 30 को कर दिया। वायलेशन तो यही है आपकी सबसे पहले, तो आप आगे कितना करेंगे इसको? सो द क्वेश्चन इज कि एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न 15th of April वाज द डेडलाइन जहां के इलेक्शन आपके होने थे। चले सुप्रीम कोर्ट ने तो आगे दे दिया, हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों को मौका मिल जाता है, यू नो, गवर्नमेंट को भी और अपोजिशन को भी, कि यू नो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। अब 30th अप्रैल है, अब 30th अप्रैल के अंदर भी अभी एक कंफ्यूजन है। 3 दिन के बाद आपका क्या जजमेंट आएगी? आप ये कोर्ट बैक ऑफ तो नहीं करेगा ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन को तो नहीं अब खुद वायलेट करेगा। इन्होंने डिसीजन एक दे दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन, सो वी हैव टू स्टिक ऑन दैट। अब आपने लीडरशिप को भी देख लिया, हाँ जी हम तैयार हैं, PMLN अच्छी बात है, हम तैयार हैं इलेक्शंस के लिए। सो आई थिंक इस रूट पे अभी हमने चलना है, रादर देन क्रिएट अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, जो कि नहीं होगा। थ्योरेटिकली आप बात इस पे कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि अगर ये हो गया इट विल बी अ वेरी बैड प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये नहीं होना चाहिए। वेरी राइट। शाहिद रिन साहब, आप तो खैर शुरू से ही कह रहे हैं कि ये जो फैसले हैं वो उनका सियासी इम्पैक्ट ज़्यादा है। वैसे तो सियासी इम्पैक्ट कम होना चाहिए, बात जमहूरियत की हो रही है। 90 रोज़ में इलेक्शन कानून कह रहा है, जिस तरह के प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं, मुझे तो लगता है कि सिविल मार्शल लॉ इस मुल्क में लगने जा रहा है या लग चुका है। अदनान, देखें, मैं पहले दिन से जिस बात पे ये कह रहा था कि ये जजमेंट्स पॉलिटिसाइज होंगे या पॉलिटिकल हैं, उसकी एक वजूहत थी, उसकी कुछ दलीलें थी। आप इससे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, मेरा ये मानना है या मानना था कि CCPO लाहौर के ट्रांसफ़र का जो केस था, डोगर साहब वाला, अगर उस केस को उस ट्रांसफ़र की हद तक सुना जाता तो ज़्यादा बेहतर होता कि आया ये ट्रांसफ़र दुरुस्त हुआ है, गलत हुआ है, उसको सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड करती और मामला आगे चल के किसी स्टेज पे
अगर पीटीआई बतौर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर आके फरीक बनती या फिर कोई पटिशन करती तो फिर मामला बढ़ता आगे। लेकिन हुआ ये कि सीसीपीओ के केस में 2 जज साहिबान ने ख़त लिखा सोमोटो का, और सोमोटो ले लिया गया। अच्छा जी, सोमोटो लेने के बाद जो सूरत हाल बेंच की तश्कील पर बनी। वैसे रिंद साहब बड़ी माजरत के साथ, अगर वो ना होता सोमोटो केस तो मामला तो आज भी वही है ना जो सोमोटो के बाद हुए। अल्टीमेटली तो यही होना था। तो ये तो क्रेडिट देना चाहिए अदलिया को जिसने सोमोटो लेके इसको टेकअप किया इस मसले को। क्रेडिट मैं कैसे दे सकता हूं, क्योंकि सोमोटो जब आप किसी केस में लेते हैं तो सोमोटो के जजमेंट में ये याद रखिए कि राइट ऑफ अपील ख़त्म हो जाता है। जब राइट ऑफ अपील ख़त्म हो जाता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल मैटर था। अगर इस सूरत हाल में तमाम फरीकैन ने एक मुतालबा कर दिया था कि जी फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाए। देखें आज जो 5 रुकनी बेंच में गुफ्तगू हुई, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 2-3 बहुत अहम नुक्ते उठाए। उन्होंने पीटीआई से सवाल किया कि जी आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, मुतल्लिका फोरम वहाँ पर है। पीटीआई जो है उसने कहा कि नहीं जी, उसी बेंच में मौजूद मुनीब अख्तर साहब ने कहा नहीं जी इसको सुप्रीम कोर्ट ही रोक सकती है। तो फिर वही बात आती है कि जजेस अपना माइंड पहले अप्लाई कर रहे हैं। मैं जो आपसे बात कर रहा था वो यही कर रहा था कि अगर वो सीसीपीओ के केस को वहीं तक रखा जाता तो अदालत इतनी कंट्रोवर्शियल ना होती जितनी अब आज के इस जजमेंट के बाद। और मुझे याद है जब ये जजमेंट हुआ, जजमेंट के बाद अपोजिशन के लॉयर कामरान मुर्तजा ने पहली सांस में मुझे कहा कि ये हुकूमती लॉयर कामरान मुर्तजा जो जमीयत उलमा इस्लाम को इस केस में रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने पहली सांस में मुझे ये कहा कि ये 3-4 का जजमेंट है। मैंने कहा सर कैसे, ये तो 3-2 है। उन्होंने कहा रोको देखते जाओ। मैंने कहा सर क्या मतलब? उन्होंने कहा सब्र करो। ये उन्होंने फिर उसी दिन मुझे बताया कि अतर मिनल्ला और याया अफरीदी जब बेंच से अलग हुए थे वो रजाकाराना अलग नहीं हुए थे, उन्होंने चीफ जस्टिस की सवाबदीद पे छोड़ा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है और वो अपना माइंड देकर उन्होंने सवाबदीद चीफ जस्टिस पे छोड़ी थी। अगर चीफ जस्टिस उन्हें बेंच में रहने देते तो फिर अदनान ये जो आज हम 4-3 की डिबेट कर रहे हैं यही डिबेट होती। वेरी राइट रजा रूमी साहब, वैसे तो ये हम कहीं आगे निकल गए कि फैसले और जजेस की अपनी शख्सियत भी, उनका माइंड, उनके रिमार्क्स, लेकिन उससे पहले अलमिया ये है कि हम इस कदर कमज़ोर जमहूरियत हैं कि हम कानून पढ़ते हुए अंधे हो गए हैं सर, हम कानून सुनते हुए बहरे हो गए हैं, हम कानून इम्प्लीमेंट करते हुए अपाहज हो गए हैं सर। किताबों में वो पढ़ा कानून चीख चीख कर कह रहा है कि भाई 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, निगरान सेटअप का ये काम है, बट हमने ये कुछ नहीं किया और मजबूरन अदालतों को इंटरवीन करना पड़ा सर। तो फिर एंड पे हम जिम्मेदार अदालतों को ठहरा देते हैं या फौज को ठहरा देते हैं। तो ये सियासतदान जिसने एक पगड़ी पहनी हुई है इस कॉन्स्टिट्यूशन की, वो किस कटहरे में खड़ा होगा? रजा भाई जी अदनान, आपने बात को बिल्कुल, असल क्राइसिस तो ये है कि सियासी कुव्वतें खुद से कोई जो कंसेंसस नहीं पैदा कर पा रही सियासी मसाइल के ऊपर, और यही वजह है कि ये जो बड़े इश्यूज हैं ये अदालतों के पास जा रहे हैं। गैर मुंतखब इदारों के पास जब इस तरह के इश्यूज जाते हैं, पार्लियामेंट को जब बाईपास किया जाता है, उसकी बेतौकीरी होती है, तो फिर यकीनन जो ये अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं इनको मौका मिलता है कि वो आर्बिटर बन जाएं और वो फैसला जो है वो दे दें इन तमाम मामलात के ऊपर। और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देगी वो मुतनाज़ा होगा। अगर वो कहेंगे कि अभी इलेक्शन 90 दिन में कराइए तो दूसरी साइड करेगी। अगर वो कहेंगे नहीं ये इसको दोबारा से देखने की जरूरत है, जो आज की फैसला जो आया है डाइसेंटिंग जजेस का, देखिए ना, उसने तो क्राइसिस को मजीद शदीद कर दिया है और बहरान जो है वो संगीन हो गया है, क्योंकि मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो ये कह रहे हैं कि पिछला जो फैसला था उसकी अक्सरियत वो उस फैसले के उस बेंच के साथ नहीं थी। अब ये तहरीर हो चुका है, ये कोई रिमार्क नहीं है। तहरीर हो गया, सही कह रहे हैं नहीं। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट को पहले तो ये तय करना होगा चीफ जस्टिस साहब को, नंबर 1, कि ये वो जो पिछला फैसला जिसकी बुनियाद के ऊपर आज हियरिंग हो रही है, शुरू हुई है, क्या वो दुरुस्त है या वो नहीं है, वो वैलिड है या नहीं है। अब ये तो फैसला वही करेंगे। देखिए ना, वही कुल जो है अदालती इख्तियारात तो उन्हीं के हाथ में है। अच्छा, अगर वो इसके ऊपर नहीं करते तो फिर ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान और तकसीम का जो शुबा शायबा है वो रहेगा। तो इदारों की तो साख मुतासिर होती है ना, जब आपको ये पता लग जाए कि रियासत के वो इदारे जो आइन के अंदर उनका एक जो रोल वो वाजे कर दिया गया है वो खुद ही एक पेज पर नहीं है। तो अब ये मेरे ख्याल से एक बहुत, ये जो 90 दिन वाला मामला है
ये अब उससे बड़ा मसला बन गया है। और ये मसला मुझे नहीं मालूम कैसे हल होगा, ये तो खुद ही देखना पड़ेगा चीफ जस्टिस साहब को कि वो कैसे इसको हैंडल करते हैं। पहले इसको हैंडल करना पड़ेगा और फिर अगला मरहला आएगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोस्टपोन मतलब किया है। आप ये कह रहे हैं रजा भाई समंदर पार बैठ के कि हंसो आज इतना कि इस शोर में सदा सिसकियों की सुनाई न दे। मतलब कि मेरा जो टारगेट था भाई इलेक्शन, वो इलेक्शन गए साइड में, पहले ये मसले हल कर लो। नहीं जी नहीं, मसला देखे ना, बात यह है कि पिछला जो फैसला है अब वो उस फैसले की यू आर राइट सर, यू आर वेरी राइट। मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा। आप सुन ले सर, तो आज भी मौका है, सियासी इनिशिएटिव जो है वो सियासतदानों के पास है। शहबाज शरीफ साहब और उनके इत्तेहादी जमातें जो हैं वो, उनको एक डायलॉग की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का पहले जिक्र होता रहा लेकिन वो हो ना पाई। अभी भी मौका है, बुलाएं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, वहां पे बैठे इस मसले को हल करें। डेट देखिए ना, यही मसला है ना कि अभी मई में इलेक्शन होना है कि अक्टूबर में होना है, उसके दरमियान का रास्ता निकाल के सारे इलेक्शन इकट्ठे करवा दें, जून में करवा दें, जो ही बजट पेश होता है उसके एक हफ्ते के बाद इलेक्शन इकट्ठे करवा दें। व्हाट्स द बिग डील? लेकिन खान साहब को भी थोड़ी लचक दिखानी पड़ेगी और पीडीएम की जो जमातें हैं उनको भी दिखानी पड़ेगी। ये मुल्क का बहरान है, इसको आप 5 या 3 या 4 जजेस के हवाले नहीं कर सकते। 23 करोड़ अवाम का जो मुस्तकबिल है वो किस तरह से, ये फिर अवाम के फिर तो देखिए ना, इस जमहूरियत की जरूरत ही नहीं है। अगर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का जो फोरम है पार्लियामान, अगर उसका जीरो रोल है तो बंद करें इस जमहूरियत को। फिर आप इस मुल्क में एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बना दें जो कुछ लोगों की ख्वाहिश है इस वक्त, और उससे कहें कि जी सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म मुकर्रर किया करे, सुप्रीम कोर्ट उसको हटाया करे, किसी को जेल भेज दे, किसी को बंद कर दे, किसी को डिस्क्वालीफाई कर दे, तो जरूरत ही कोई नहीं है। फिर अगर आपने इस मुल्क को आईनी तरीके से चलाना है तो खुदारा आईनी इदारों जो हैं उनके रखवाले जो हैं हमारी सियासी पार्टियां और हमारे जो सियासतदान हैं, सारी पार्टीज, एक फरीक नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये उनके ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है इस वक्त, पीडीएम के ऊपर। वेरी राइट मीर साहब, आपने ज़िया के बाद 90s में जो सियासी बदलाव और गेम्स होती रही वो भी अपनी आंखों से देखा। फिर मुशर्रफ रजीम आ गया, उसके बाद 3 हुकूमतें आ गई। जो इस वक्त का सियासी मंजरनामा है सारा, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कटहरों में खड़ा है सर, ये मामला किस सिमत जाते नजर आ रहे हैं आपको और इसका सोल्यूशन क्या है? और क्या जो आज तक पाकिस्तानी सियासतदान अपनी नाकामियों का बोझ जीएचक्यू पर और फौज पर डालता रहा है मार्शल लॉ के शुल्क में, क्या अब वो अपना बोझ अदालतों पर और फिर फौज पर डालने की पोजीशन में होगा, या इस मर्तबा सियासतदान को खुद भी क्वेश्चन मार्क बनेंगे सर कि नहीं? देखें अदनान, आप 53 to 55 आप देख लें सर, जो पॉलिटिकली पाकिस्तान में हुआ है, आज आप देख लें कि वही उसकी रेपुटेशन है। There's no difference, रेपुटेशन वही है। हम आज उस वक्त भी एक पॉलिटिकल पार्टीज की पास स्ट्रगल थी, they wanted to survive, आज भी यही है। PMLN क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहा या PPP? बिकॉज इनका पॉलिटिकल सर्वाइवल जो है इस वक्त बड़ा मुश्किल है। इनको वोट नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल टोटली बिल्कुल एक ओब्लिवियन में चले जाएंगे। इस वक्त आपके पास लॉन्गेस्ट कंसिस्टेंट एक पॉपुलैरिटी आई है इन द शेप ऑफ इमरान खान। पहले भुट्टो साहब की भी आई थी, बट दैट डिडंट स्टे लॉन्ग। अब आज जो चीज है कि मैं आपको बताता हूँ, उस वक्त ब्रिगेडियर राहत लतीफ थे जो कि ड्यूटी ऑफिसर थे भुट्टो साहब के साथ। एक गाड़ी जाती थी और एक एस्कॉर्ट जाता था फ्रॉम अडयाला जेल इनटू द कोर्ट्स। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग निकलेंगे एंड देन दे वुड बी रिवाइजिंग देयर ओन स्ट्रैटेजी। कोई बंदा नहीं निकला। आज बंदे इसके लिए निकल आए, वेदर वी लाइक इट वेदर वी डोंट लाइक इट, लोग हैं वहां। आपके सामने एक विजुअल इम्पैक्ट आ रहा है नेशनली एंड इंटरनेशनली। अब बात आती है साथ साथ हमने फिर वो 90s का थोड़ा सा अपने उसमें फ्लेवर डाल दिया है, you know, cases and all that. All of a sudden from a prime minister into a criminal immediately. What a transformation. ये सारी चीजें प्ले अप कर रही हैं। और PMLN जो इस वक्त मैं कहूंगा कि मेन पार्टी है इसके अंदर, who's running the show, politically कहीं भी कोई इलेक्शन नहीं कराता जो कि एक डाउनर पे हो। अब ये PMLN का कसूर नहीं, ये आपका इंटरनेशनल एक रिसेशन है। आप वैसे फंसे में, you know, आपके IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB एंड ऑल दैट, आप उसके अंदर फंसे हुए, FATF के अंदर आप फंस गए थे। सो द क्वेश्चन इज कि वो नहीं करवाएंगे क्योंकि उनके लिए सूट नहीं करता।
और हमेशा इलेक्शंस गवर्नमेंट जो मर्जी हो, हमेशा गवर्नमेंट इलेक्शंस कराती है ऑन एन अपर, डाउनर पे इलेक्शन कोई नहीं करवाता। वो अपने आप को सर आप कंसोलिडेट सही कह रहे फिर हैं मीर साहब, आप सही कह रहे हैं सर। ऐसा ही प्रेसिडेंट अगर हम सेट करेंगे तो कल को कोई भी पार्टी होगी वो यूं ही इदारों और अदालतों का सहारा लेके यूं डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करेगी सर। तो ये जमहूरियत इससे भी तो डीरेल हो रही है ना। हेयर मी आउट, पहले फौज साइड पे हो गई है ना, अब आपके पास कोर्ट्स आ गए, अब आप कोर्ट्स के पीछे पड़ गए। पहले आप जनरल्स को बुरा भला कहते थे कि देखो इंटरवेंशन ये वो फलाना, आज आप नाम ले लेके जनरल्स अब हमारे ये जजेस को बड़ा गर्व कर रहे हैं। हम छोड़ते तो किसी को नहीं है ना, for the sake of getting into the corridors of power we don't leave anybody, and that is where we are failing, because वो कहते हैं what goes around comes around। सर वेरी गुड। एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जो मीर साहब ने बात की कि एक पावर इमरान खान साहब लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है। क्योंकि खान साहब का तो बड़ा मुतालबा वही है जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, 90 रोज में इलेक्शन। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। रजा रूमी साहब, मरियम नवाज साहबा इस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमती जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसको वो एक तरह से लीड करें, क्योंकि शहबाज शरीफ तो मसरूफ़ है वज़ीर आज़म की ऑफिस की एक्टिविटीज़ में, बाकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मरियम नवाज साहबा देख रही हैं। आज के फैसले में मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि 2 जजेस के फैसले ने जो मेरा बयानिया था, हमारा बयानिया था नून लीग का, बेंच फिक्सिंग का, उसको एक्सपोज किया है, उसको इंडोर्स किया है। सर मेरा सवाल ये है कि हर बड़ा फैसला जो है वो इस वक्त अदालतों में ज़ेर इल्तवा है और उन्हीं फैसलों पे पाकिस्तान की सियासत और इलेक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है सर। और इस तरह का अगर बयान दे देना और जजेस को कंट्रोवर्शियल बना देना, सर क्या इम्पैक्ट जाएगा आपके ख्याल में? देखिए अदनान, मरियम नवाज ने जो कुछ कहा है वो तो एक सियासी बयान है, और सियासतदान आपको पता है कि दोनों साइड से ही, अगर आपको याद हो पिछले अप्रैल में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने वो उस रात को अदालतें खुली, और आपको याद है कि पीटीआई ने उसके ऊपर कितना शोर मचाया था, और जिस तरह से जो तस्वीर आई यूके में उनके एक्टिविस्ट ने जजों की पोस्टर्स लेकर उनके ऊपर जूते लगा रहे थे, और जो सर्कुलर हो रहा था सोशल मीडिया के ऊपर वो भी आपके सामने है। अब ये दूसरी साइड कर रही है। ये तो मैंने पहले भी आपको अर्ज किया ना, जिस साइड के हक में भी फैसला आता है वो जजों को तनकीद करते हैं, और यकीनन मेरे ख्याल से उसमें एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि ये रियासत के परमानेंट इदारे होते हैं, इनका एक रोल होता है आईनी। लेकिन यहाँ पर आज जो मसला है अदनान, ये क्या सियासतदानों ने सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल बना दिया या खुद जज साहिबान ने बना दिया है? खुद अपने उनके फैसले जो हैं, जब एक तहरीरी फैसला 27 सफ़े का आपके सामने पब्लिक में आता है, 28, थैंक यू फॉर करेक्शन, 28 सफ़े लिखकर मुअज़्ज़िज़ सीनियर मोस्ट जज साहिबान जिनका दहाइयों पे मुश्तमिल कानूनी तजुर्बा है, उन्होंने एक वाज़े अंदाज में एक फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि जी जो पिछली उनकी कोई मीटिंग हुई थी, मैं वो देख रहा था अभी आपके शो से पहले ही, और वो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को इसके बारे में कहा था, तो ये तो अब तो ये फैसला जजेस की वजह से वो हो रहा है। आप छोड़ दें मरियम को, इमरान को, फवाद चौधरी को वगैरह वगैरह, पहले भाई जितना रजा भाई वो जजमेंट है जो मीर साहब और शाहिद भाई कह रहे थे, या वो रिमार्क्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो टिल्ट तो होते हैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बयानिए की तरफ। सर आज जो जजमेंट आई है वो तो बाकायदा वर्डिक्ट है, वो उसके तफसीली उसमें रीजंस हैं, उसमें नुकात है। मैं अभी देख रहा था पूरी, मैंने तो उसके कुछ पैराग्राफ्स ही अभी तक पढ़े हैं, लेकिन अभी मैं उसका मुतालिया भी कर रहा था। वो एक बड़ी वाज़े तौर पर एक फैसला सामने आया है जिसमें कि हमें पहले से ये मालूम था, ये पिछले कई सालों से ये मामला चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी किस्म की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या तकसीम है। जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस आप याद होगा, रेफरेंस से वहां से मामला स्टार्ट हुआ, खुल के इख्तलाफात सामने आए, बिल आखिर एंड में वो बच गए और मेजॉरिटी उनकी साइड पर रही। उस वक्त से आज तक एक क्लियर लाइन है, एक तकसीम है। अब जब ऐसे हालात होते हैं तो उसमें जो इदारे का सरबराह होता है उसको ये सबसे बड़ी जो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो साथ अपने इदारे की उसको ना, उस पर आंच ना आने दे। इसलिए सबसे बेहतर तरीका है कि आपके 15-16 जज मौजूद हैं, उन सबको बिठा के
इस तरह के अहम केसेस लगा दें। फुल बेंच। अच्छा, आप भी कह रहे हैं कि फुल बेंच होना चाहिए। यू आर पहले एंडोर्सिंग दिन ही दैट। होना चाहिए। पाकिस्तान में बड़ी डिबेट है इस वक्त सर। देखिए जी, बेंच फिक्सिंग के इल्जामात ही खत्म हो जाएंगे। Full जब 15 court जज bench बैठे हुए ना, पता नहीं 16 तो है ही नहीं शायद अभी, 15 चलो 16 भी 15 है, है। 15 15 बैठ जाएं 2 सीटें और vacant 2-4 दिन है में फैसला करके दे दे। मेजोरिटी जो कहती है सबके सारा सबको एक्सेप्ट होना चाहिए। अब यहाँ तो ये सूरत हाल आ गई है, मैं तो बिल्कुल स्कैंडलाइज नहीं करना चाहता मोसेस हमारे इदारे को, लेकिन अब तो ये होता है ना कि जो भी बेंच बनता है तो लोग शुरू कर देते हैं जी अच्छा अब तो ये फैसला आएगा, इसमें ये जज है तो ये फैसला देंगे, उसमें वो जज है तो ये फैसला होगा। अब ये कैसी, ये आपने कैसे इतने बड़े इदारे, अहम इदारे को Very right. कंट्रोवर्शियल आपने कर दिया है। Very और right. मैं इस पे सियासतदानों को बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमें मुजम्मत करनी चाहिए। अगर मरियम नवाज कोई लाइन क्रॉस करती है, अगर इमरान खान के सपोर्टर्स और खुद there इमरान should be खान the red line for courts as well. Very right sir. जी नहीं, लेकिन सुनिए ना, बात खत्म करने दीजिए। सर। तो बात ये है कि जब इस तरह इदारे तकसीम होते हैं ना, तो फिर ये बहरान सियासी नहीं होता, ये रियासत का बहरान बन जाता है। ये बहरान रियासत का बहरान है, क्योंकि यहाँ पे दो बड़े अहम इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दूसरी अफवाज पाकिस्तान। अफवाज पाकिस्तान पे जिस तरह के अटैक्स किए जा रहे हैं, मौजूदा आर्मी चीफ का नाम ले लेकर उनको कभी कहा जा रहा है कि जी वो कत्ल की साजिश बना रहे हैं, कभी कहा जा रहा है कि सब कुछ वो करवा रहे हैं। नहीं आप तो इमरान खान साहब ने कह दिया ना, आईजी है ना, आप तो छोड़ दिया उन्होंने। नहीं देखिए ना जी, उन्होंने पहले बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा अदनान भाई सब कुछ रिकॉर्ड पे है ना, तो मैं कुछ बना रहा हूँ। आर्मी चीफ का नहीं कहा उन्होंने, रोजा भाई आर्मी चीफ का नहीं कहा उन्होंने, ये अदनान को उन्होंने कान में बताया था। नहीं कहा ओपनली नहीं कहा आर्मी चीफ का। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये एक शख्स के कहने पे हो रहा है, और उसके बाद वो शख्स का उन्होंने, और कल उन्होंने अपने जलसे में भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे नाम पे लकीर फेर दी है अब, और उन्होंने कहा हमने इसको आने नहीं देना। अब कौन है इस्टेब्लिशमेंट? आपके ख्याल से आईजी इस्लामाबाद इस्टेब्लिशमेंट है? वो जिसका नाम कह रहे हैं वो आर्मी चीफ नहीं है, वो आपको भी पता है। गल सुनो, ਤੁਹਾਡਾ सफर बनता है 4,500 किलोमीटर, तो मेरा बनता है 4.5 किलोमीटर। फिर ख्याल कर। एस्टैब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान में, एस्टैब्लिशमेंट के माने वही है रावलपिंडी आपका, जो जहां से आप बैठे हुए हैं, वो 20 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा ना, मैं बैठा हूँ 4.5 किलोमीटर की दूरी पे, आप बैठे 4,400 किलोमीटर की दूरी पे, इसलिए आप सर नहीं वो ठीक है। देखिए मैं तो ये कहते, खान साहब ने हम सबको इजाजत दे दी। देखिए मैं खान साहब की एक तारीफ जरूर करूंगा लगे हाथों सर, कि उन्होंने हम सब के ऊपर ये जो थी ना पहले लगी लिपटी अंदाज में बात करना, रेड लाइंस और ये वो, उन्होंने खुद ही खत्म करके उनके सपोर्टर्स ने सारे महाज इस पे कमेंट लूंगा पीजे मीर साहब से, क्योंकि ये सेफ जोन में हम दोनों इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। शायद रिंद साहब सर लीजिए आज का जो फैसला था, हमने तो, मैंने और रजा भाई ने, शायद मैंने भी सरसरी उसको देखा, आपने शायद जो गौर से पढ़ा है, उसमें जो बड़ा एक फोकस है वो खुद चीफ जस्टिस भी हैं, उसको शायद वन मैन शो के हवाले से जिक्र किया गया। तो रिंद साहब एक तो ये बताइए कि उन्होंने कहा उसके इख्तियारात को रिड्यूस करो, ये जो इख्तियारात दे दिए 100 मोटो के, ये भी नहीं होने चाहिए, बेंच बनाने का इख्तियार भी नहीं होना चाहिए, तो पूरी जो अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उसको चैलेंज कर रहा है कहीं ये जो आज का फैसला है सर। अच्छा, आज का जो फैसला है उसमें दो चीज़ें बहुत डिबेट हो रही हैं, एक तो 3-4 का जजमेंट और दूसरा चीफ जस्टिस का जो सोमोटो का इख्तियार है। लेकिन मैंने इस जजमेंट को जितना थोड़ा बहुत, वन मैन शो लिखा है, वन मैन शो लिखा है, मैं जो थोड़ा बहुत उसे पढ़ रहा हूँ, वन मैन शो के अलावा उसमें जो सबसे अहम चीज़ मुझे लगी इस जजमेंट में, उन्होंने हर बात का एक हवाला दिया है। इवन अपने जो 3-4 के जजमेंट का अगर उन्होंने हवाला दिया है, तो उन्होंने पनामा के 2 जजेस का हवाला दिया कि उन्होंने पहले दे दिया था, फिर वो बेंच से अलग हो गए थे और उनका फैसला उस फैसले का हिस्सा बना था बेंच से अलग होने के बावजूद, तो वो उन्होंने हवाला दलील दी। और इसके अलावा उन्होंने पिछली हुकूमत में पिछले चीफ जस्टिस के जो सोमोटोज हैं, चाहे वो एजुकेशन के मामले पे हों, हेल्थ के मामले पे हों, उन्होंने वाज़े तौर पे अपने फैसले में लिखा है कि ये गवर्नेंस में इंटरवेंशन थी अदालत की, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी। मैं नाम पे सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा, लेकिन मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो डाटा उसमें मौजूद है, उसमें इन दोनों जजेस साहिबान ने जिन पॉइंट्स को उठाया है,
इससे आप या मैं पॉलिटिकली लीगली एग्री करें डिसएग्री करें, दैट इज अनदर मैटर, लेकिन ये सारे वो चुभते हुए सवालात हैं जो, जैसे अभी रजा ने बात की कि आपका ये जो है ना सियासी बहरान नहीं, अब रियासती बहरान बनता जा रहा है। तो रियासती बहरान को हल करने के जो रास्ते हैं वो इसी जजमेंट में भी, चाहे आप उसे माइनॉरिटी जजमेंट कहें, डिसेंटिंग नोट कहें, कुछ भी कहें, एक चीज याद रखिएगा जो मैंने आपसे पहले भी बात की कि रजा जो बात कर रहे थे कि ये तारीफ बनती है इमरान खान की कि उन्होंने हम सबको मौका दे दिया है। आज यही तारीफ फिर नून लीग की बनेगी कि वो अदालतों को जो है ना स्पेस दे दिया है बोलने का। मेरा ख्याल है हम सबको अपनी अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, या हम जो भी सहाफ़ी हैं या दानिश्वर हैं या जो राय बनाते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए आपको ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है। अब मामला ना पार्लियामेंट का है, ना अदलिया का है, ना एस्टैब्लिशमेंट का है। आपको अपने आइन को फिर से देखना पड़ेगा। क्यों ये आइन हर 3 महीने के बाद इसकी तशरीह के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है? अगर 73 में गलत बना था, बोला जी 18वीं आईनी तरमीम में सारी गलतियां दूर हो गई। 18वीं आईनी तरमीम के बाद 22 तरमीमें मेरा ख्याल अब तक हो चुकी हैं, और हर दूसरे दिन हम इस आइन की किताब को उठा के तशरीह के लिए या आम अदालत जाते हैं या कोई दूसरा फरीक जाता है। तो इस मुल्क को और इस रियासत को एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग चाहिए जिसमें पॉलिटिशियन, जिसमें तमाम इदारे, अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट या जो हमारे दानिश्वर जो अब स्टेक होल्डर बन गए हैं, माजरत के साथ रजा साहब बड़े हैं, मुझसे सीनियर, इस बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लोग भी किंग मेकर बने हुए हैं, जो गलत है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां ये किंग मेकर है। मीर साहब, नहीं जी, अदनान है ना हमारा किंग मेकर, हमारा तो किंग ही मैं अल्लाह करे मैं हूं सर, अल्लाह करे मैं हूं। आजकल तो इंटरव्यूज हो रहे हैं, मैं तो मीर साहब को मैसेज छोड़ा परसों कि कितने इंटरव्यू हुए तो मेरी सीवी भी ड्रॉप कर देना, इंटरव्यू दे ली। मीर साहब, यू आर द सीनियर सर, हमारे आप सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं सर। 3 चीज़ें हैं जो मेरे दोस्तों ने जिस पे बात किया, मैं चाहूँगा इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा बिना सवाल के। सर, ये जो इंटरप्रिटेशन का हमारा एक चर्चा है, मैं तो जब से होश संभाला है ये सुनता आ रहा हूँ सर, क्या दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि कानून की हर महीने इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है? एक दूसरा जो शाहिद भाई ने बात की और रजा साहब ने बात की, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की और मिलकर बैठने की, वो होता दिखाई नहीं दे रहा सर, आप क्या कहेंगे इसमें? सही कह रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा। यही तो वजह, इसीलिए तो आपके पास ये क्राइसिस है। और इस क्राइसिस की वजह से देखें ना अदनान, पाकिस्तान में अगर कोई जहाज क्रैश करता है तो पूरा पाकिस्तान एविएशन एक्सपर्ट है। कोई एपिडेमिक आता है, पेंडेमिक आता है, सारे डॉक्टर्स बन जाते हैं। कोई लीगल बात होती है, सारे लीगल एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। द क्वेश्चन इज कि हम हर जगह एक ऐसा इंप्रेशन दे देते हैं कि द होल कंट्री इज एक्चुअली एक्सपर्ट्स ऑन द करंट जो क्राइसिस होता है। आप सबसे पहले आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, कल इलेक्शंस होंगे, नो वन विल एक्सेप्ट इट, आई प्रॉमिस यू दैट। दे विल नॉट एक्सेप्ट दीस इलेक्शंस। एक ने कहना धांधली, दूसरे कहना उसने किया, उसने ये किया, एंड विल कंटिन्यू ऑन द सेम ओल्ड रोड। सो क्वेश्चन इज कि आपने अगर इस मरहले को आपने अवॉइड, तो देन प्लीज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज। ये मरियम बहुत शोर करती हैं कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड, आई एग्री विद हर। इमरान भी यही कहता है लेवल प्लेइंग फील्ड। अब साइन कर दो सारे मिलके कि जो मर्जी रिजल्ट आया, wrong, right, you will accept them. Because if you do not accept them, यही चीज होगी, आप सवाल करते रहेंगे या मैं करूंगा या रजा या शाहिद, हम यही इस बहस के अंदर उलझ जाएंगे। हमें we got to get out of this। देखो इस वक्त हम किसी ये जो होर्डर्स हैं, ब्लैक मार्केटियर्स हैं एंड फ्रॉडस्टर्स हैं, हम इनकी मुतालिक तो बात ही नहीं कर रहे। अवाम की तो बात ही नहीं हो रही। हम तो बात कर रहे हैं सर्वाइवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। और भाई इन पॉलिटिकल पार्टीज को जब तक आप ग्रैंड डायलॉग, आप अपने प्रोग्राम का नाम चेंज करो, ये डायलॉग को छोड़ के ग्रैंड डायलॉग करो, क्योंकि जब तक ये ग्रैंड डायलॉग नहीं होगा, यू विल नॉट गो फॉरवर्ड। रिमेंबर वन थिंग, इमरान अलोन कैन नॉट रन दिस कंट्री एंड नीदर कैन द पीडीएम। आपने पीडीएम को देख लिया, आपने पीडीएम को देख लिया, सो व्हाट डू यू थिंक इमरान यूटर्न कर देगा? नहीं होगा इस तरह। यू गॉट टू सिट टुगेदर। एक कमेंट इंटरप्रिटेशन में भी करना था सर आपने। इंटरप्रिटेशन सर, तशरीह, किस चीज की? कानून की तशरीह के लिए पहुंच जाते हैं ना सर हम मरतबा। देखिए कानून की ये सब जा रहे हैं ना, अब फौज पीछे हट गई है,
शायद एलाबोरेट करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये शायद का पॉइंट है सर। पीजी साहब, मैं ये कह रहा था कि 73 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमने 18th अमेंडमेंट के वक्त कहा कि इसमें जो खामियां थी हमने दूर कर ली। 18 अमेंडमेंट के बाद भी मेरा ख्याल है 22वीं तरमीम तक हम जा चुके। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी जहां पर लक्यूनाज हैं, फ्लॉज हैं, पॉलिटिशियन बैठे, पार्लियामेंट बैठे, वंस फॉर ऑल इसको सेटल करें। हर 2 महीने पे हम एक मामला लेके अदालत पहुंच जाते हैं तशरीह करने। 70 साल इस मुल्क को बने हुए हो गए, अभी तक हम कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह पूरी तरह नहीं कर पा रहे। तो आपको नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी थोड़ा सा एक वक्त देके ग्रैंड नेशनल डायलॉग में एक बार रीराइट करने की जरूरत है? आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं शायद, लेकिन अफसोस ये है कि हम कहते हैं पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट, आपका पीआईए व्हिच मेक्स मिलियंस फॉर यू, नो वन इज टॉकिंग अबाउट पीआईए। और पीआईए को मुझे जो बताते हैं लोग कि आपका प्राइम मिनिस्टर या सीनियर ऑफिशियल इसको 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं, हमारा जो ये बैन यूरोप में लगा हुआ है, हर चीज ठीक हो सकती है, नो वन इज बॉदर्ड। आपको शौक है कभी होटल किसी को बेच दो, वो स्क्रीब हो गया या रूजवेल्ट हो गया, इनको बेचो, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में तो बात ही नहीं है ना। ये जो शायद बात करें, that is the solution, that is the way forward, but who will do that it? is not priority ना सर, that is not a priority. रजा भाई, आप तो पाकिस्तान में नहीं हैं, लेकिन हम बड़े शर्मिंदा हैं, तमाम सहाफ़ी एंकर्स जो हैं वो पूरी कौम से शर्मिंदा हैं कि इस वक्त महंगाई का ये आलम है सर। रमज़ान के दिन है, आप सब्ज़ी लेने जाएं तो 500 रुपये से कम की सब्ज़ी आपको नहीं मिलती सर, और घी बाकी चीज़ें जो किचन की होती हैं वो अलग हैं सर। और पाकिस्तान में आपको फैमिली सिस्टम भी पता है, गरीब तकरीबन मर चुका है, उसका जनाजा तैयार है और हम सिर्फ जनाजा पढ़ने के इंतज़ार में हैं सर, ये हालत है। बट इस वक्त मुल्क के बड़े मसले सियासी मसले हैं, इस वक्त मुल्क के बड़े मसले एहतजाज हैं, इस वक्त मुल्क के बड़े मसले 90 रोज़ में होने वाला इलेक्शन है। जो 70% गरीब है रज़ा भाई, 70% लोग हैं जो ये गुर्बत की सतह पर हैं सर, इसमें तकरीबन 80% पाकिस्तान आता है, उस पर हम बात नहीं कर रहे और वो प्रायोरिटी भी नहीं है। मतलब मुझे दुख होता है जब शहबाज शरीफ साहब एक आटे का तोड़ा जो है वो उसको दे रहे हैं 10 किलो का, और 15 बंदे फोटो खिंचवा रहे हैं। मतलब मेरे लिए तो ये शर्मिंदगी का बायस है सर, कहते हैं मुफ्त आटा दे रहा हूं मैं। अदनान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है वो माशी जो मेल्ट डाउन है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, और वो तबाही जो फिरी हुई है, जिसका नतीजे में 50% से ज्यादा महंगा अफराते ज़र है, फूड इन्फ्लेशन जैसे कहा जाता है। पाकिस्तान की तारीख में, हालिया तारीख में इतने हाई लेवल्स नहीं हुए फूड इन्फ्लेशन के। और इस बार आप अगर आदादो शुमार देखें तो पहले ये होता था कि शहरी इलाकों में ज्यादा इन्फ्लेशन होती थी और देही इलाकों में कम होती थी। इस बार देही इलाकों में फूड इन्फ्लेशन है, जहां पे गंदम उगती है, चावल उगता है, गन्ना उगता है, और ये इतना बड़ा बहरान है। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? क्या ये बहरान, क्या इस महंगाई का इल्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं है? क्या इस महंगाई का इल्म पीडीएम की जमातों को नहीं है, जो उसके उनकी पॉलिसीज की वजह से हो रही है? क्या इसका इल्म इमरान खान साहब को नहीं है, जो कि बनी गला और जमान पाक में एलीट तरीके से रहते हैं? क्या इस मुल्क के जनरल्स को इसका नहीं पता? तो सबको पता है, ये बात ऐसी नहीं है, ये सब जानते हैं, उनकी आंखों के सामने ये हो रहा है। लेकिन उनकी प्रायोरिटीज जो हैं, इस वक्त पाकिस्तान की अशराफिया के अंदर एक घमसान का रन पड़ा हुआ है। अब मैंने जिसका जिक्र किया तकसीम का, हर कोई अपना अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेना चाह रहा है। अगर एक ग्रुप है सियासतदानों का, एक गिरोह, वो चाहता है किसी सूरत जल्दी से 2 महीने के अंदर इंतखाब करके मुझे वापस इक़्तिदार में इस्लामाबाद बिठाओ, और पॉलिसी उसकी भी वही है। वो भी IMF के पास जाएगा, ये भी IMF के पास जा रहे हैं। वो भी एक माशी प्लान दिया है सर मीनार पाकिस्तान जलसे में, फॉर गॉड से। जी बिल्कुल, वो माशी प्लान कोई नया नहीं दिया है यार जी। 10 नुकात दिए उन्होंने, जो कि नुकात सारी पार्टियों के मंजूर में वही नुकात है। सारे कहते हैं जी बाहर से सरमायाकारी आएगी, ओवरसीज पाकिस्तानी मदद करेंगे, ज़राअत पे तवज्जो देंगे। मैं आपको दोहरा देता हूँ, मैंने पढ़े हैं वो नुकात, मैंने आपको पता दिल पे लिखी है तकरीर खान साहब। लेकिन रजा भाई तारीफ तो करें ना, इमरान खान साहब वाहिद लीडर है जिसने गरीब की और माशी हालात की बात की, बाकी तो कोई नहीं करता। देखिए अदनान भाई, ऐसी बात मैं नहीं करूंगा, सभी लिप सर्विस पे करते हैं। हाँ। सारे सियासतदान जो है गरीब की बात करते हैं, और सारे इदारे जो है वो करते हैं। जब पॉलिसी सर टाइम खत्म हो रहा है, शायद भाई 1 मिनट दे रहा हूं सर, वेरी सॉरी रजा भाई।
जी अच्छा चलिए। टाइम खत्म हो रहा है। शायद रहीन साहब जल्दी से क्या? महंगाई पे एक कमेंट और हुकूमत की परफॉर्मेंस। देखिए, हुकूमत की परफॉर्मेंस, महंगाई पे हुकूमत की तरजीह महंगाई नहीं है। हुकूमत तो उलझी हुई है कि इमरान खान को कैसे काबू करना है, इलेक्शन को कैसे डिले करना है। खान साहब की भी तरजीह आवाम और महंगाई नहीं है, उनकी तरजीह है कैसे जल्दी से इलेक्शन लेना है और शाराए दस्तूर पे आके वज़ीर आज़म हाउस में बैठना है। इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान का माशी बहरान कैसे हल होगा, दहशतगर्दी का जंग कैसे काबू होगा, ये किसी का जो है ना वो दिलचस्पी का मरकज नहीं है। महंगाई और आपके दोस्त शहबाज शरीफ साहब, ये एक दिन में ये सब कुछ ठीक हो सकता है। ये हर शहर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऑफिसर्स रखें, प्राइस चेक्स के ऑफिसर्स रखें, आपका हर चीज ठीक हो सकती है, क्योंकि यहाँ ब्लैक मार्केटियर्स और होर्डर्स हर जगह ये इन्होंने। आप सुपर स्टोर्स में चले जाए लाहौर में, खुदा की कसम एक दिन में, अदनान एक दिन में 1,500 रुपया इन्होंने कीमतें बढ़ा दी। हाउ कैन यू डू दैट? क्या इनको क्या इनका इंपोर्ट अभी आई है? 1,500 इन्होंने कीमत बढ़ा दी है एंड देयर इज नो वन टू पुट अ स्टॉप। फिर कहते हैं डीसी रेट का जाके देखें, जो इनके वेजिटेबल्स हैं दे आर रॉटन वेजिटेबल्स, इसी तरह रॉटन वेजिटेबल्स, और डीसी रेट क्वालिटी नहीं है वहां पे। रजा भाई 30 सेकंड दे दो यार रजा साहब को, एमसीआर 30 सेकंड। रजा भाई जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो मसला है वो ये है कि हमें ये सोचना है कि आईएमएफ के पास के अलावा भी कोई रास्ता है कि जो उनकी हर शर्त के ऊपर आप जो है वो अंगूठा लगा के, और वो पैसे भी नहीं आपको दे रहे, और आपने तेल की कीमतें बढ़ा दी, आपने लोगों पे बोझ डाल दिया। तो जो अशराफिया की प्रिविलेजेस हैं, जो यूएन की स्टडी ने कहा है $17.5 अरब हमारा जो तबका है, इंडस्ट्रियलिस्ट, सरमायादार, जो उसे बोलते हैं पावरफुल तबकात जो हैं पाकिस्तान की रियासत के अंदर, और वो जो सब्सिडीज ले रहे हैं उसको कम करें ना, आधी, मैं कहता हूं उसकी आधी काट दीजिए। 400 अरब रुपए जो हैं, 4,000 अरब रुपए, $17.5 बिलियन का तखमीना है। 4,000 अरब, मैं कह रहा हूं भाई उसकी 1/4 दे दो पाकिस्तानियों को और इससे जान छुड़ाओ और लोगों पे बोझ ना डालो। ये सब्सिडी जरूरी है। तेल की कीमतें बढ़ाना बंद करें, बिजली की कीमतें बढ़ाना बंद करें। होना चाहिए, और वो भी शहबाज शरीफ साहब के साथ। लेकिन ऐसी अच्छी सजेशन वो सुनना नहीं चाहते। तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया। एक ब्रेक ना। अस्सलाम वालेकुम। और आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने पब्लिक न्यूज़ लाहौर हेडक्वार्टर का जो है वो दौरा किया है, और लाहौर ऑफिस में उनको खुशामदीद कहा चेयरमैन पब्लिक न्यूज़ मियां मोहम्मद मुश्ताक साहब ने, और उसके साथ पब्लिक न्यूज़ के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमद साही साहब भी साथ थे। राना सनाउल्लाह साहब को पूरे ऑफिस का लाहौर हेडक्वार्टर का जो है वो विज़िट कराया गया, जिसमें MCR दिखाया गया, न्यूज़ रूम दिखाया गया, न्यूज़ स्टूडियोज़ दिखाया गया, ऑफिस दिखाए गए, और पब्लिक न्यूज़ का जो इक्विपमेंट है उस हवाले से भी उसको ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बेस्ट विशेज़ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पब्लिक न्यूज़ और पब्लिक न्यूज़ की जो नई मैनेजमेंट है उसको बोली। सियासी गुफ्तगू, क्योंकि जहाँ राना साहब होते हैं वहाँ सियासी गुफ्तगू ज़रूर होती है, मरकज़ होते हैं राना साहब कि सियासी गुफ्तगू पर उनका जो तज्ज़िया है, उनकी जो राय है वो सुनी जाए, और वो उस पर फिर ऑफ कोर्स तज्ज़िये भी होते हैं। तो न्यूज़ रूम के अंदर हमने स्पेशल सवाल उनके लिए भेजा था, वो था कि नवाज शरीफ साहब की वापसी, क्योंकि इमरान खान साहब की अगर हम सियासी एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं तो मरीम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान में इस वक्त नून लीग की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को देख रही है, लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है कि नून लीग के जो कायद हैं नवाज शरीफ, वो कब पाकिस्तान आएंगे, सियासत के पहलू किस वक्त बदलेंगे जब नवाज शरीफ वापस आएंगे। तो यही सवाल हमने राना सनाउल्लाह साहब से पूछा था कि कब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस लौटेंगे। तो क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए। मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे, ये उनका मुल्क है। और जो नेक्स्ट इलेक्शन है जो कि बहरहाल 2023 में ही होंगे, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, तो पार्टी का ये फ़ैसला भी है और रिक्वेस्ट भी है कि इस इलेक्शन कैंपेन में मियां नवाज शरीफ पार्टी को लीड करें, जिसकी उन्होंने जो है वो अप्रूवल दी हुई है। तो जैसे ही इलेक्शन शुरू हो, अगर ये जल्दी होता है तो तब भी, और अगर ये अक्टूबर में होता है तो तब भी, तो इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और PMLN को जो है वो लीड करेंगे। और मियां नवाज शरीफ इस वक्त
एक वाहद वो पर्सनैलिटी हैं, वो सियासी शख्सियत हैं कि जिन्होंने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला है। वो 99 का बहरान हो या 2013 में जब पाकिस्तान में जो है वो लोड शेडिंग थी 20-20 घंटे की और दहशत गर्दी थी, तो मियाँ नवाज शरीफ ने जो है वो हर मरतबा जो है वो पाकिस्तान को मुश्किलात से और बहरान से निकाला। 2017 और 18 में जो ये इमरानी प्रोजेक्ट का तजर्बा किया गया, तो उसकी वजह से आज मुल्क जो है ये मुश्किलात का शिकार है। हमारा ये मानना है, हमारा ये दावा है, हमारा ये यकीन है कि मियाँ नवाज शरीफ ही वो लीडर है जो जिसके ऊपर हमेशा अवाम ने एतमाद किया है। इस मरतबा भी लोग अवाम उनके ऊपर एतमाद करेंगे तो वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इन मुश्किलात से जो है वो निकालेंगे। सारे मसाइल, सियासी मसाइल का हल उसी वक्त सामने नज़र आएगा जब नवाज शरीफ वापस आएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ ही पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो पीडीएम में नहीं है, पीडीएम और पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट जिन्होंने इमरान खान साहब को हटाया, उसमें जो लीड कर रहे थे सारे प्रोसेस को, वो थे नवाज शरीफ साहब। अब जब नवाज शरीफ की वापसी होगी तभी सियासी जो मंजरनामा है वो कुछ क्लियर होगा। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान होंगे। देखना ये कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं तो सियासी एक्टिविटीज़ किस तरफ बढ़ती हैं, क्योंकि अभी तो इमरान खान साहब के जलसों में खासा रश पाया जाता है। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।